हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, यानी 2025 में आपको 8 मार्च को कौन सा पेपर देना है? गृह विज्ञान विषय का पेपर देना है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। तो यदि आप गृह विज्ञान विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लेना आप लोग, 823 CD कोड का वायरल मॉडल पेपर है। और बोर्ड एग्जाम के आधा घंटा पहले भी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, तो 70 में 65 प्लस आना बिल्कुल 100% तय है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम देते समय आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। चलिए, समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और मैं आप सभी के लिए कई वायरल मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। गृह विज्ञान विषय, हिंदी विषय, चित्रकला और सामाजिक विज्ञान विषय। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, नोट के अंतर्गत प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। निर्देश यहाँ पर दिया गया है और जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इन निर्देशों को पढ़ना जरूर आप सभी लोग, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में क्या है? 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में क्या करना है? भरना है। और मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त जो आपको OMR सीट मिलेगी, उसी सीट पर आपको क्या करना है? प्रश्नों का आंसर चिन्हित करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? यदि आपने एक गोला काला कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने, मान लीजिए पहला प्रश्न है और इसके गोले हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन A, B, C और D इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? D वाला। आपने D वाला गोला काला कर दिया। यहाँ पर जो है C वाला ऑप्शन सही है तो C वाला काला कर दिया। जो भी ऑप्शन सही होगा आप वही गोला काला करेंगे। गलती से भी, मान लीजिए यहाँ पर पहले प्रश्न में D वाला ऑप्शन सही है और आपने A वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो इसे आपको इस तरह से काटना है, ना ही इसमें इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट मना किया गया है यूपी बोर्ड के दिशा निर्देशों के द्वारा। चलिए, अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या फिर 6 नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में जो प्रश्न आएंगे 50 अंक के होंगे और ये प्रश्न होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, यानी जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है उस पर आपको अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। बिल्कुल वायरल प्रश्न हैं, 70 में 70 का स्कोर जरूर करेंगे आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों,
प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 क्या हैं? बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को काला करें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आपको समझना अधिक है। क्या करना है? प्रश्नों को समझना है, आप आसानी से उत्तर कर लोगे। यदि आप रटने के पीछे भागते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिन्हें आपको याद करना है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप समझिएगा और उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, याद बिल्कुल नहीं करना है इसको। कह रहा है कि मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो मासिक बजट क्यों बनाया जाता है, यानी इसकी क्या आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, मासिक बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि आय और व्यय यानी हमारी जो आमदनी हो रही है और हम जो व्यय यानी खर्च कर रहे हैं, व्यय अर्थात जो हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसमें संतुलन बना रहे। इसलिए मासिक बजट बनाना क्या होता है? आवश्यक होता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर यही प्रश्न यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदल कर आया हुआ है कि आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? मासिक बजट बनाना। यहाँ पर आपने देखा इसी प्रश्न को यहाँ पर परिवर्तित करके पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 35 रुपया। तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। 35 को हम 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, जैसा आप छोटी कक्षाओं में करते थे। 2 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 2 पंची 10, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 और 1 7। यहाँ पर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो 1 पंचे 5 और 1 तिया 3। यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। 7 5 12 के 2 होते हैं, 3 और 1 4, 420 रुपया आया। यदि एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपया तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 420 रुपया होगा। यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको बिल्कुल आसान से सवाल देखने को मिलेंगे, आप घबराइएगा नहीं, इसी तरह से आप सॉल्व कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला विकल्प है H2O, दूसरा विकल्प है HO, तीसरा विकल्प है H2O2, चौथा है CO2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो जल के द्वारा कौन से रोग फैल जाते हैं? यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, पेचिश, अतिसार या हैजा या उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। पेचिश, हैजा और अतिसार ये तीनों रोग जल के सेवन से यानी दूषित जल के सेवन से फैलते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8 मार्च को यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में छपने वाले हैं गृह विज्ञान विषय के पेपर में। तो आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट कर जाइएगा। प्रश्न क्या है? कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दें एक ट्रिक के द्वारा। मच्छर में पहला अक्षर क्या है? माँ है, और मलेरिया में पहला अक्षर क्या है? माँ है। तो माँ से मच्छर यानी मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एटीएस अथवा टिटबैक यानी टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एटीएस या टिटबैक इंजेक्शन का जो
प्रयोग किया जाता है, यह किस रोग के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा टेटनस रोग। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, किन वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? इनमें से कौन से वाहन ऐसे हैं जिनके लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो फायर सर्विस के वाहन होते हैं और एम्बुलेंस। फायर सर्विस और एम्बुलेंस के लिए हमेशा बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए, यानी ऐसा मार्ग जिस पर ये आसानी से चल सकें, किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। अगला प्रश्न है, घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको रटना नहीं है, क्योंकि घर पर यदि आप वस्त्र सिलते हैं तो आपके समय की बचत होगी। दूसरा क्या बचेगा? आपका जो है परिश्रम भी बचेगा, मेहनत बचेगी। यहाँ पर ध्यान दें, अगला है मीटर की बचत होगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर घर पर वस्त्र सिलने से समय, यहाँ पर परिश्रम नहीं होगा, यहाँ पर होगा धन की बचत होगी। और तीसरा विकल्प होगा कपड़े की बचत होगी। इस तरह का भी प्रश्न आए तो आप घबराइएगा नहीं। तो घर पर यदि वस्त्र सिलते हैं तो बचत होती है समय की, धन की और कपड़े की। और एक विकल्प और होता है यहाँ पर, एक विकल्प इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। अब यहाँ पर ये विकल्प नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला, यानी घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है किसकी? समय की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। तो कच्चे रंग के कपड़े जब धोए जाते हैं तो पानी में क्या मिलाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा सिरका। यहाँ पर है किस विकल्प में? कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में सिरका मिलाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिरका होगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों रोग हो जाता है एनीमिया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, यहाँ पर कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। यहाँ पर विटामिन के वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह जो विटामिन होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दें, नरम व तरल आहार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अतिसार है तो उसे कैसा आहार देना चाहिए या उसका भोजन कैसा होना चाहिए? नरम व तरल। मेरे प्यारे बच्चों एक बार जरूर शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं 8 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम के कारण होती है हड्डी की मजबूती। यहाँ पर ध्यान दें, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोच की पहचान है, मोच की पहचान या लक्षण है? तो मोच यदि किसी को आ जाती है तो क्या होगा? दर्द होगा। दूसरा सूजन भी आ जाएगी। तीसरा मांसपेशियों में खिंचाव होगा। और चौथा इनमें से सभी। यदि किसी को मोच आ गई है तो इसका लक्षण या इसकी पहचान क्या है? दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव होगा। और राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है?
यदि कोई व्यक्ति मूर्छित है और उस अवस्था में उसको स्थानांतरित करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो इसकी जो है विधि क्या है, स्थानांतरित करने की विधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कंधे पर लाद कर ले जाना। यदि किसी को ले जाना है और वह मूर्छित है तो कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तीव्र ज्वर होने पर, तीव्र यानी बहुत अधिक बुखार होने पर बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यह जो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ठंडी सेंक देने के लिए किया जाता है। और गर्म सेंक कब दी जाती है? जब किसी को तेज चोट लगती है, उसमें गर्म यानी गर्म सेंक दी जाती है। इस तरह का प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठंडी सेंक वाला ऑप्शन सही मत करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें आप लोग ध्यान दें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21, इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे 8 मार्च 2025 को। यहाँ से 100% प्रश्न आना तय है। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं क्लियर कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 21 क्या है? पारिवारिक बचत बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई दो बाधाएं लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई दो बाधाएं कौन कौन सी हैं? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली दो बाधाएं, शिक्षा का अभाव होना, बजट के प्रति उदासीनता और सामाजिक कुप्रथाएं आदि जो हैं, ये मुख्य बाधाएं हैं पारिवारिक बजट बनाने की। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दें। आदर्श कुआं किसे कहते हैं? आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। उसे क्या कहते हैं? आदर्श कुआं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है, जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ऐसा रोगी जिसके शरीर में वमन, अतिसार आदि के कारण जल की कमी हो जाती है, यानी जिसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, किसके कारण? वमन और अतिसार के कारण। उसे जल की कमी यानी उसे जल की कमी दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी OSR दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मोच के लक्षण लिखिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोच के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मोच आने के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। यानी जो अंग होगा, संबंधित अंग में सूजन आ जाएगी और इधर उधर हिलाने डुलाने में क्या होगा? पीड़ा यानी दर्द भी होता है। दूसरा लक्षण क्या है? मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है, और जहां पर मोच आ जाती है उस अंग का रंग कैसा होने लगता है? कुछ कुछ नीला और काला होने लगता है।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न संख्या 25 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। चलिए, स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? तो स्पंज किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, यानी वह नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, ऐसी कोई चोट लगी है या ऐसी कोई बीमारी आ गई है, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में क्या होता है? स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे प्यारे बच्चों, स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद रोगी के कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तौलिया से पूछा जाता है। किससे? तौलिया से पोंछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, स्पंज इसे ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर आप लोग समझिएगा। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है दुर्घटना की अवधि में अस्पताल पहुंचने के पूर्व, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले सहायता करना एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना जिससे रोगी की जान बच सके, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, सवाल से संबंधित प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है। 4 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं आप, यदि इस तरह के सवाल को यदि आप जो है हल कर लेंगे तो 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, यहाँ पर ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर, मूलधन कितना है? 12,000 रुपया। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न में मूलधन है 12,000 रुपया और दर कितनी है? 7%। समय कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, मूलधन है 12,000 रुपये, दर कितनी है? 7% है, वर्ष यानी समय कितना है? 4 वर्षों का। अब साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, मैं यहां पर क्लियर करा दूं। साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। ये होता है सूत्र। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन है 12,000 रुपये और दर कितनी है? 7% है। समय कितना है? 4 वर्ष है और नीचे क्या है? बटे 100 है। इस तरह से आप समझिएगा। अब यहाँ पर काटिएगा आप लोग, तो 1 0 यहाँ कट गया, 1 यहाँ कट गया, 1 नीचे कट गया, तो 1 ऊपर कट गया। 120 गुणे 7 गुणे 4, यानी 120 को हम क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको रफ कार्य के लिए कापी मिलेगी, यानी जो कापी आपको मिलेगी बाएं पृष्ठ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, 120 गुणे 7, तो 7 का पहाड़ा जाएगा 0 में, तो 0 आएगा। 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 एकन्ने 7 और 1 8, 840 आ गया। अब 840 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो इसको 4 से गुणा करिए, क्या आता है? 4 0 का गुणा होगा 4 आएगा, यानी 0 आएगा। और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 8 32 और 1 33, इस तरह से। तो 3,360 रुपया कितना आ गया? बराबर
3,360 रुपया यानी ब्याज आ गया। तो यही क्या है, आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है। घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न भी है। अब इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता क्या है। तो घर यानी गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई इसलिए की जाती है ताकि गृह सज्जा में सहायता मिले। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई एक उल्लेखनीय महत्व यह है, यानी घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवन पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्यवर्धक। तो घर की सफाई करने से क्या होगा, घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 29 क्या है, कह रहा है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 29 ये है, मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, मियादी बुखार, इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं। अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक यानी डॉक्टर क्या करते हैं, सामान्यतया सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 30 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर, सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहते हैं। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री और आदि वस्तुएं क्या होती हैं, रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र यानी अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग समझिएगा बिल्कुल डिटेल में। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। कितनी, 206।
और शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व क्या है? तो शरीर को गति प्रदान करना पहला महत्व है। शरीर के अस्थि संस्थान का शरीर के लिए एक विशेष महत्व है। शरीर तथा शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना। और शरीर में अनेक अस्थियां हैं जो अस्थि संधियों द्वारा परस्परित संबंध हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त शरीर की सभी अस्थियां विभिन्न मांसपेशियों से भी जुड़ी रहती हैं। शरीर की, मेरे प्यारे बच्चों, शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित रूप से मिलकर शरीर के अंगों को गतिशील बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां तथा कार्य करता है। चलिए, दूसरा है महत्व दृढ़ता प्रदान करना। तो अस्थि संस्थान का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि यही संस्थान हमारे जीवन को यानी शरीर को आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इस दृढ़ता के कारण ही हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन करने में सफल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें, अस्थि संस्थान की ही व्यवस्था के कारण व्यक्ति अधिक भारी वस्तु को भी उठा सकता है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, शरीर की आकृति का निर्धारण। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का मुख्यतम महत्व है इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करना। शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान द्वारा ही होता है। अस्थि संस्थान ही शरीर की लंबाई आदि को निर्धारित करता है। यदि शरीर में अस्थि संस्थान का अभाव हो तो शरीर की कोई स्पष्ट आकृति नहीं हो सकती। अस्थि विहीन शरीर तो मांस के लोथड़ों के समान ही हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत निर्देश है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिएगा। तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 32, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? और यहाँ पर अथवा में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यानी प्रश्न संख्या 33 है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के लिए उपाय लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एग्जाम के लिए जय हिंद।